क्लास 11th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 20 गमन एवं संचलन लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंतर्गत अब तक आपको कंकाल तंत्र के बारे में पूरा समझाया जा चुका है, जिसमें हमने आपको एपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन के बारे में विधिवत समझा दिया है और यह भी बताया है कि शरीर में पाई जाने वाली 206 हड्डियां कहां कहां पर किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार की शरीर के विभिन्न हिस्सों में हड्डियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जॉइंट्स के बारे में, अर्थात संधियों के बारे में। ज़रा सोचिए कि यदि हमारा शरीर केवल एक ठोस कंकाल का बना होता तो क्या हम चलन या गति कर पाते? उत्तर होगा कदापि नहीं, क्योंकि उस दशा में हम लकड़ी के स्तंभ की तरह एक ही जगह पर खड़े रह पाते तथा अपने शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल या गति को नहीं कर पाते। गति और चलन के लिए यह आवश्यक है कि हमारी अस्थियां झुक सकें या स्वयं ही हिल डुल सकें, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें सीधा खड़े रहने तथा विभिन्न कार्य करने के लिए अस्थियों का कठोर रहना भी आवश्यक है। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमारी अस्थियां अनेक खंडों की बनी होती हैं तथा ये खंड परस्पर इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि हम अपने शरीर के विभिन्न भागों को इन अस्थियों के जोड़ों पर आवश्यकता अनुसार हिला डुला सकते हैं। अस्थियों में पाए जाने वाले इन्हीं जोड़ों को संधियां या जॉइंट्स या अस्थि संधि के नाम से जानते हैं। अतः वह स्थान जिस पर दो या दो से अधिक अस्थियां मिलती हैं उसे अस्थि संधि या आर्टिकुलेशन कहते हैं। जोड़ों से संबंध अध्ययन को आर्थोलॉजी कहा जाता है। इस प्रकार से जॉइंट्स हमारे शरीर के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं ये आप समझ चुके होंगे। आपकी स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के जॉइंट्स दर्शाए गए हैं, जिसमें आप पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स को देख सकते हैं, जिसे हम कंदुक खल्लिका संधि के नाम से जानते हैं। दूसरा जॉइंट्स आप हिंज जॉइंट देख सकते हैं, जिसे हम कब्जा संधि के नाम से जानते हैं। तीसरा जॉइंट आप देख सकते हैं पाइवट जॉइंट्स। पाइवट जॉइंट्स को हम खूंटीदार या खूंटी संधि कहते हैं। अगला डायग्राम देख रहे हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स, जिसे हम फिसलने वाली या विसर्बी संधि कहते हैं। और अगला सैडल जॉइंट देख रहे हैं, जिसे हम काठी संधि के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आइए जानते हैं कि शरीर में हड्डियों में कौन सा जॉइंट्स कहाँ पर पाया जाता है। तो मैं सबसे पहले देखना होगा कि जॉइंट्स के पहले ये जान लीजिए कि किस प्रकार से जॉइंट्स होते हैं और जॉइंट्स के बीच में कौन सा द्रव भरा होता है। ये स्क्रीन पर बने हुए डायग्राम के द्वारा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सबसे पहले जॉइंट्स या संधि की बात की जाए तो संधियां या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक है, जिनमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती हैं। चलन गति इन्हीं के द्वारा संभव होती है। जोड़ दो अस्थियों अथवा एक अस्थि और एक उपास्थि के बीच का संधि स्थल होता है। जोड़ों को मुख्य रूप से 3 संरचनात्मक रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि रेखीय, उपास्थीमय और साइनोवियल। 3 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। उसमें सबसे पहला जॉइंट्स है रेखीय जोड़ या फाइब्रस जॉइंट। ये अचल संधियां हैं, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, अर्थात इनमें किसी भी प्रकार की
गति नहीं होती है। इस तरह के जोड़ द्वारा कपाल की चपटी हड्डियाँ, जो कि घने रेशी संयोजी ऊतक की सहायता से सूचर के रूप में कपाल बनाने के लिए संयोजित होती हैं। अर्थात कपाल की हड्डियों के जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो फाइब्रस जॉइंट होते हैं। कपाल की हड्डियों के बारे में आपने पिछले वीडियो में देख लिया है कि कपाल में कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं। दूसरा जॉइंट्स आता है उपास्थीमय जोड़, जिसे हम कार्टिलेजिनस जॉइंट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के जोड़ में अस्थियां आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती हैं। कशेरुक दंड में दो निकटवर्ती कशेरुकों के बीच इसी प्रकार के जोड़ होते हैं, जिनमें बहुत ही सीमित गति होती है। इसीलिए हम उपास्थीमय जोड़ या कार्टिलेज जॉइंट को अल्पचल संधियों के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत ही मामूली होती है। तीसरा आता है साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स इस प्रकार की संधियों की विशेषता दो अस्थियों की संधियोजन सतहों के बीच तरल से भरे साइनोवियल गुहा की उपस्थिति है। इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव होती है। इसीलिए हम साइनोवियल जॉइंट्स को पूर्ण चल संधियाँ कहते हैं। ये जोड़ चलन सहित कई तरह की गति में सहायता करते हैं। इन साइनोवियल जॉइंट्स को हम कई भागों में पुनः बांट सकते हैं। जैसे पहला है कंदुक खल्लिका संधियाँ, जिसे हम इंग्लिश में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की संधि में एक अस्थि का सिरा प्यालेनुमा अर्थात सॉकेट लाइक होता है तथा दूसरी अस्थि का सिरा गेंद या कंदुक की तरह गोल होता है। गेंदनुमा सिरा प्यालीनुमा गड्ढे में फिट बैठता है। गोल सिरे वाली अस्थि चारों ओर घुमाई जा सकती है। इस प्रकार का जोड़ कंधों का जोड़ और हिप जॉइंट्स होते हैं। अर्थात कंदुक खल्लिका संधि कंधे तथा शोण मेखलाओं से अग्रपाद तथा पश्चपाद की अस्थि इसी संधि के द्वारा जुड़ी होती है। दूसरा आता है, जैसा कि आपने डायग्राम के माध्यम से सारी अस्थियों के जॉइंट्स के बारे में देख लिया था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स और सैडल जॉइंट्स। दूसरा आता है हिंज जॉइंट्स, जिसे हम कब्जा संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि में एक अस्थि के सिरे का दूसरा एक अस्थि के सिरे का उभार दूसरी अस्थि के गड्ढे में इस प्रकार फिट होता है कि उभरे सिरे वाली अस्थि किवाड़ की भांति केवल एक ही दिशा में मुड़ पाती है। कब्जा संधि की विशेषता क्या हुई? इस प्रकार की संधियाँ वाली अस्थियाँ फाटक की तरह केवल एक ही दिशा में पूरी मुड़ सकती हैं, जैसे कि कोहनी में पाई जाने वाली, घुटने में पाई जाने वाली और उंगलियों के पोरों में पाई जाने वाली इस प्रकार की संधि को हम कब्जा संधि या हिंज जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। तीसरा आता है खूंटीदार, जिन्हें हम धुराग्र संधि के नाम से भी जानते हैं और इसे इंग्लिश में खूंटीदार संधि को पाइवोटल संधि के नाम से जाना जाता है या पाइवोट जॉइंट कहते हैं। इसमें एक अस्थि धुरी के समान स्थिर रहती है तथा दूसरी अस्थि अपने गड्ढे द्वारा इसके चारों ओर घूम सकती है। इस जोड़ पर मुड़ने या फिर घूमने की गतियाँ हो सकती हैं। जैसे स्तनधारियों में दूसरे कशेरुक दंड के ओडोंटॉइड प्रवर्ध के ऊपर करोट को धारण किए हुए एटलस कशेरुक का घूमना खूंटीदार संधि का सबसे बढ़िया उदाहरण है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एटलस और एक्सिस के बीच की संधि पाइवोट या खूंटीदार संधि कहलाती है। चौथी संधि आती है विसर्पी, जिसे हम प्रसार संधि भी कहते हैं।
ग्लाइडिंग या आर्थ्रोइडल जॉइंट्स कहलाता है। इस प्रकार की संधियां वाली दोनों अस्थियां आगे पीछे सरकती रहती हैं। आगे पीछे सरकने के कारण ही इन्हें हम ग्लाइडिंग, फिसलने वाली या विसर्पी संधि के नाम से जानते हैं। अर्थात इसमें संधि स्थान पर दोनों अस्थियां एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। जैसे कि रेडियस, अल्ना और कलाई के बीच विसर्पी संधि उपस्थित होती है। उसके बाद फिर आता है सैडल जॉइंट्स या सैडल संधियाँ। सैडल संधियाँ जिसे हम काठी संधि के नाम से भी जानते हैं। यह संधि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के समान होती है, किंतु इसमें कंदुक और खल्लिका दोनों ही कम विकसित होते हैं, अतः इसमें अस्थि चारों ओर अच्छी तरह से नहीं घूम पाती है। जैसे कि अंगूठे की मेटाकार्पल्स और कार्पल्स के बीच यह संधि पाई जाती है। इसी कारण अंगूठा अन्य अंगुलियों की अपेक्षा चारों ओर और अधिक घुमाया जा सकता है। ये था हड्डियों के बारे में, कौन कौन से जॉइंट्स हड्डियों में उपस्थित होते हैं। अब हमें थोड़ी सी जानकारी पेशी तथा कंकाल तंत्र की विकृतियों के बारे में भी होनी चाहिए। डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले आता है माइस्थेनिया ग्रेविस। यह एक स्वर प्रतिरक्षा विकार अर्थात ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जो कि तंत्रिका पेशी संधि अर्थात न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को प्रभावित करता है। इससे कमजोरी और कंकाली पेशियों का पैरालिसिस हो जाता है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस रोग में थकान, कमजोरी तथा कंकाल पेशियों का पक्षाघात होता है। दूसरा आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यह एक जन्मजात रोग है और वंशागत होता है। यह शरीर में डिस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस प्रोटीन की कमी के कारण पेशियां ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती और उनका क्षय हो जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण डिसऑर्डर होता है वह है टिटैनी। टिटैनी आप सबने अक्सर इसका नाम सुना होगा। टिटैनी यह रोग शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी के कारण होता है। इसमें पेशियां अकड़ जाती हैं, अर्थात उनमें लंबे समय तक संकुचन होने लगता है। तो इस प्रकार से टिटैनी भी काफ़ी घातक बीमारी उत्पन्न होती है। तो हमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम लेते रहना चाहिए। कैल्शियम की कमी हो जाने पर पेशियों में बहुत तेज़ी के साथ ऐंठन शुरू हो जाती है। चौथा आता है संधिशोथ या अर्थराइटिस। यह भी बहुत तेज़ी के साथ होने वाली बीमारी है जो हड्डी से संबंधित होती है। इसमें संधियों में सूजन आ जाती है। संधि में सूजन आ जाने के कारण बहुत तेज़ी के साथ दर्द होता है और गति भी प्रभावित होती है। इसके प्रमुख रूप से 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि संधि पर साइनोवियल द्रव की अनुपस्थिति हो, या दूसरा कारण हो सकता है संधि तल पर अस्थिकरण या ऑसिफिकेशन हो जाए, और तीसरा कारण होता है कि साइनोवियल गुहा में यूरिक एसिड के द्रव्य एकत्रित हो जाएं। तो अर्थराइटिस प्रमुख रूप से 3 कारणों की वजह से होती है, और अर्थराइटिस भी 3 प्रकार की हो सकती है। पहला कहलाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें जोड़ों का अस्थिकरण या जोड़ों पर उपस्थित कार्टिलेज का अस्थिकरण हो जाता है। अस्थिकरण का अर्थ होता है ऑसिफिकेशन से। दूसरा कहलाता गाउट। इसमें जोड़ों पर यूरिक एसिड के रवों के इकट्ठा हो जाने के कारण सूजन आ जाती है। और तीसरा होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इस रोग में साइनोवियल सैक की झिल्ली मोटी हो जाती है और साइनोवियल द्रव जोड़ पर दबाव डालता है, जिसके कारण दर्द होता है। इलाज न करने पर
झिल्ली में कुछ विशेष कणों का स्राव होता है जो उपास्थ्य की सतह पर इकट्ठे होकर उसको नष्ट कर देते हैं। इस तरह से अर्थराइटिस या संधिशोथ 3 प्रकार का होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट और रूमेटी संधिशोथ। अगला आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यह रोग वृद्धावस्था में हड्डियों की सघनता में कमी के कारण होता है। इसके कारण हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, जिससे इनके टूटने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धावस्था में हड्डियों में कार्बनिक पदार्थ की कमी हो जाना, गर्भावस्था होने पर या अधिक समय तक कार्टिसोन का सेवन करना, या फिर कैल्शियम आयन तथा विटामिन की कमी हो जाना मुख्य रूप से ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होते हैं। इसमें से अस्थि के पदार्थों में कमी से ही अस्थिभंग की प्रबल संभावना होती है। वास्तव में ये उम्र संबंधी विकार होता है। और अगला आता है लकवा या पैरालिसिस। मस्तिष्क के पेशी संकुचन केंद्र में किसी भी प्रकार की कमी आ जाने पर जो मोटर तंत्रिका होती है, मोटर तंत्रिका के संवेदना संचार में व्यवधान आ जाने पर पेशियों का संकुचन और शिथिलन पूरी तरह प्रभावित और कमज़ोर हो जाता है। इसे ही हम लकवा कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक बोन, एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन, उसके अंदर क्या क्या होता है इसे आप देख सकते हैं। कोई हड्डी है, हड्डी के अंदर बोन मैरो होता है, लंबी हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है। इसी बोन मैरो में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। हड्डी के उभार वाले सिरे पर अंतिम हिस्से पे कार्टिलेज, जिसको ब्लूज कलर से दर्शाया गया है, कार्टिलेज होता है। और हड्डी के अंदर में ब्लड वेसल्स होती हैं और बीच में कैविटी होती है, जिसे हम सेंट्रल कैविटी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से एक हड्डी की आंतरिक संरचना होती है। हड्डी का फ्रैक्चर, हड्डी का टूटना आपने अक्सर सुना होगा। गिरने या मुड़ने से हड्डी टूट जाती है या उसमें दरार पड़ जाती है। बच्चों की अस्थियों में लवणों की अपेक्षा कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है, अतः बच्चों में हड्डी के टूटने की संभावनाएं कम होती हैं। बड़े होने पर अस्थियों में लवणों के इकट्ठा होते रहने के कारण उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम हो जाती है और अस्थि भंगुर यानी ब्रिटल हो जाती है। अतः अधिक आयु के व्यक्तियों में हड्डी टूटने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। इस प्रकार से कंकाल तंत्र में आज आप सभी ने जॉइंट्स के बारे में समझा। संधि क्या होती है, संधियां कितने प्रकार की होती हैं। संधियों के प्रकार के बाद आपने देखा कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि पेशी और कंकाल तंत्र की विकृतियों के कारण होते हैं। इस तरह से इस चैप्टर का अंतिम भाग था। अब हम अगले वीडियो के माध्यम से अगले अध्याय को समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।